हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक के बीच की घटनाएं व आंदोलन हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन वीडियो को पूरा कवर किया गया है। ठीक है, इसमें भारत के सभी आंदोलन, गठन, घटनाएं सभी को लाइन वाइज और डेट वाइज कवर किया गया है। तो होप है आपको वीडियो पूरी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक इमेज वाइज कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 को। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करना तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। क्या था? जो भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना किस लिए हुई थी? कि ब्रिटिश सरकार है, उसकी सुरक्षा व कपाट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेन ह्यूम। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्थान क्या था इसका? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन कौन थे? ए ओ ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थान क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन थे। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसका बाद में क्या नाम किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब बात कर लेते हैं दूसरी, बंगाल का विभाजन। जो इसके बाद हुआ था बंगाल का विभाजन, कब हुआ था? 1905 को, यानी 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। तो बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। ठीक है, अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़कर वह अपना शासन बढ़ाए। ठीक है, उनका यह उद्देश्य था। तो पश्चिम बंगाल में किन किन क्षेत्रों को लिया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, जिसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, यानी इस क्षेत्र में कौन थे? हिंदू लोग ज्यादा थे। दूसरा विभाजन किस में किया था? पूर्वी बंगाल में। इसमें कौन थे? पूर्वी बंगाल था और असम वाला क्षेत्र था। तो इसमें किस किस को शामिल किया गया था? इसमें मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य क्षेत्र था। तो बंगाल का विभाजन कितने भागों में किया गया? दो भागों में, एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। तो 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। जो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव है, वो 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया और 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित कर दी गई और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ, यानी बंगाल के विभाजन का विरोध प्रारंभ हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें इधर से उधर मुस्लिम और हिंदुओं का आवागमन शुरू होने लगा था, जिससे लड़ाई दंगे शुरू हो गए थे। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूरी तरह से हो गया था। कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से हो गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई थी। क्या हो गया था? बंगाल के विभाजन से एक विरोध की लहर फैल गई थी, क्योंकि जो बंगाल में क्या हो रहा था कि जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था या जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा था। तो यही लड़ाई दंगों के मुख्य कारण हो गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसमें विभाजन के दौरान कई लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी विभाजन के दौरान। ठीक है, इसलिए इसे क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो बंगाल के विभाजन अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है, यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। क्या है? अमार सोनार बांग्ला क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तीसरा क्या है हमारा? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। यानी जो इन मुस्लिमों का शिष्टमंडल जो गठन हुआ था वह किससे जाके मिला? 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, यानी मुसलमानों के लिए अलग से जगह की मांग की। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन अल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कब हुए थे? 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अब बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1907 को हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था, जिसने कांग्रेस का विभाजन दो भागों में कर दिया। ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, तो नरम दल में कौन कौन से नेता थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण खोखले, आनंद मोहन वसु, और अगले हैं दीना शाह ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष। ठीक है, तो ये कौन थे? नरम दल के नेता थे। अब गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो ये चार नेता कौन थे? गरम दल के नेता थे। तो इसमें एक पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को क्या कहते थे? लाल, बाल और पाल कहते थे। क्या कहते थे? लाल, बाल, पाल कहते थे। अब बात करते हैं खुदीराम बोस को फांसी की घटना के बारे में। ठीक है, ये एक घटना है। तो ये कब हुई थी? 1908 में हुई थी। तो शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो खुदीराम बोस क्या थे? सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में हुआ था। तो मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी माना जाता है। तो 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया था। तो सबसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र का शहीद किसे बोला जाता है? तो याद रखिए, खुदीराम बोस को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं 1913 में गदर पार्टी। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। क्या हो गया था? बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। तो उसके बाद 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, क्या था? एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था गदर पार्टी। इसका गठन कब हुआ था? 1913 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, जिसको भाखना में की थी। कहाँ की थी? भाखना ने की थी। तो गदर पार्टी क्या थी? अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहता था। अब बात करते हैं लखनऊ समझौते के बारे में। ठीक है, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? एक मोटी मोटी आप डेट याद करते चलिए कि कब हुआ था इसका समझौता। 1916 में। बाकी इसके बारे में सभी डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। तो
1916 में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ। जो कांग्रेस थी, जिसमें नरम दल और गरम दल में दो रूप में टूट गई थी, उसका एकीकरण कब हुआ? 1916 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ। और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था। तो ये कब की घटना है? 1916 की लखनऊ समझौता के द्वारा ये हुआ। कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। अब बात कर लेते हैं होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन की। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। आयरिश मतलब आयरलैंड से प्रेरित थी। तो इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सीधा सीधा स्वशासन की मांग करना और स्वशासन प्राप्त करना। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता कहाँ से की थी? बेलगांव, पुणे से। और एनी बेसेंट ने कहाँ से की थी? मद्रास से की थी। तो इसके दो अध्यक्ष थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसके बाद हुआ था चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था। ठीक है, क्या था? राजकुमार शुक्ला इनका नाम था। तो गांधी जी से मिले। क्या थे? जो राजकुमार शुक्ला थे वे किससे मिले थे? गांधी जी से मिले। और कहाँ मिले थे? चंपारण में। तो बिहार में स्थित है ये चंपारण। तो वहां उन्होंने बताया कि तीन कठिया प्रणाली के बारे में। किसे बताया था? गांधी जी को तीन कठिया प्रणाली के बारे में बताया और उसको जानकारी दी। तो गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। क्या कहा? गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों से किसान से यह क्या करते थे कि जो बागान मालिक थे, तो अंग्रेज उनसे क्या करते थे? किसान से यह करार कर लिया जाता था कि भूमि कर लिया जाता था। तो भूमि कर का कितना हिस्सा था? 3/20 हिस्सा उनसे ले लिया जाता था। तो हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। उनसे ये भी कहा गया कि उस हिस्से पर आप नील की खेती अवश्य करेंगे। तो इसी को तीन खटिया प्रणाली कहा गया। एक तो उनसे क्या कहा कि अंग्रेजों ने उनके 3/20 हिस्से पर कब्जा कर लिया और उस हिस्से पर क्या कहा कि नील की खेती अवश्य करेंगे। कुछ करे ना करे, नील की खेती आपको जरूर करनी है। तो इसको क्या कहा गया? तीन खटिया प्रणाली कहा गया। तो इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो इसी के बाद इन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया गया था चंपारण आंदोलन के बाद, क्योंकि चंपारण आंदोलन काफी उच्च लेवल पर या उच्च स्तर पर हुआ था। अब बात कर लेते हैं अहमदा मिल मजदूर आंदोलन की। ठीक है, अहमदा मिल मजदूर आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो अहमदा मिल जो हड़ताल थी कब हुई थी? 1918 में हुई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी कहाँ मिले? अहमदाबाद कपड़ा मिल के मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। यानी विवाद किसको था? प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, तो मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। क्या था? जो उस समय 1918 में प्लेग बीमारी हुई थी। ठीक है, तो उसमें मजदूरों को मालिक द्वारा क्या दिया जाता था? बोनस दिया जाता था। लेकिन प्लेग तो खत्म हो गया था, पर उससे जुड़ी हुई बीमारियां अब भी लगी हुई थी। तो मजदूरों को क्या कर दिया गया था? बोनस देने से मना कर दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या किया? मजदूरों के साथ हड़ताल कर दी थी। आगे है खेड़ा आंदोलन। तो ये भी कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो इसके बाद ही किसके बाद? जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, इसके बाद क्या था कि उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध
अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली करते थे। तो खेड़ा आंदोलन के अंतर्गत क्या था कि जो अंग्रेज थे, जो किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थी, उसके बाद भी उनसे क्या करते थे, कर वसूलते थे। तो गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ कर देना चाहिए। ठीक है। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलन में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में जाने जाने लगे थे। ठीक है। तो उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन किए थे, जिस प्रकार उन्हें भारत में भी एक बड़े नेता के रूप में लोग जानने लगे थे। अगला है रोलेट एक्ट। ठीक है। तो रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। तो 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। रोलेट एक्ट भारत में होम रूल आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोई भी आंदोलन करता या उस संदेह पर भी होता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है। जो होम रूल आंदोलन था उसमें क्या था, स्वशासन की मांग की जाती थी, यानी खुद का शासन मांग रहे थे कौन, भारतीय। तो अंग्रेज क्या लग रहा था कि उनका शासन ना छिन जाए, तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट में अंग्रेजों ने यह जाहिर कर दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई आंदोलन करता है या वो किसी भी आंदोलन की शक में भी आता है तो उससे क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन उस व्यक्ति से यह पूछा नहीं जाता था कि आप इस आंदोलन में शामिल हो या नहीं हो। तो इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किया गया। क्योंकि गिरफ्तारी करने के दौरान उससे पूछा नहीं जाता था कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जाता है। तो गिरफ्तारी के बाद ना उसे वकील करने की इजाजत थी, ना ही दलील करने का अधिकार मिला। इसलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो रोलेट एक्ट के दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। कौन थे? पंजाब के एक बड़े नेता थे। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग पर एक सभा बुलाई गई। इस सभा का उद्देश्य इन दोनों नेताओं की रिहाई था। इसे देखते हुए वहां के एक अंग्रेज अधिकारी जनरल रोगिनाल डायर, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है, उसने क्या किया, अपनी फौज को इस जो ये सभा कर रहे थे उन व्यक्तियों पर क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिसके कारण क्या हुआ था, वहां पर करीब 1000 से 1500 लोग मारे गए थे। उन पर क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है। एक पॉइंट है, जो जलियांवाला बाग की सभा हो रही थी, ठीक है, इसकी सूचना एक भारतीय ने दी थी। इसका नाम था हंसराज। ठीक है। तो याद रखिएगा, हंसराज नामक व्यक्ति ने किस ने को सूचना दी थी, जनरल डायर को इसकी सूचना दी थी। ठीक है। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय था। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही दयनीय घटना थी, जिसे भारत में आज भी शोक के रूप में मनाया जाता है। अगला है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। तो तुर्की में मुस्लिमों में एक खलीफा का पद हुआ करता था। ठीक है। क्या हुआ करता था? खलीफा का पद हुआ करता था, जो कि भारत में भी था। तो भारत में मुस्लिमों में इस पद को अंग्रेजों द्वारा क्या किया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था। तो जिस कारण भारतीय मुसलमानों ने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन किया। ठीक है। आंदोलन क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों से विरोध में उन्होंने कहा कि हमारा ये पद समाप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन किया गया था, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो भारत में यह आंदोलन दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन। ठीक है। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जो भी भारत में अंग्रेजों द्वारा घटनाएं हो रही थी, तो उन सभी को देखते हुए तो गांधी जी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा दी गई सुविधाओं को त्यागना, सरकारी नौकरियां छोड़ना, उनके द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार करना और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बंद करना। ठीक है। ताकि
और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का विरोध करना। मतलब ये था कि जो भी अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां हैं, वस्तु हैं, उन सभी का उपयोग बंद कर देना, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति कम होने लगे। ठीक है, और ये होने भी लगा था। तो यहाँ गांधी जी द्वारा किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, तो इस आंदोलन से अंग्रेजों पर काफी प्रभाव पड़ रहा था इस आंदोलन द्वारा। तो ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी द्वारा माना जाता है। इसके बाद था चौरा चौरी हत्याकांड। तो ये कब हुआ था? 1922 को हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा भीड़, जो पुलिस वालों ने क्या किया था, गोली चलाने से, तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया था कि 22 पुलिस कर्मियों को पुलिस थाने में ही आग लगाकर जला दिया था। तो जब चोरा चोरी पर एक जुलूस निकल रहा था, ठीक है, तो वहां पुलिस वालों ने क्या किया था, इस भीड़ पर गोली चलवा दी थी। तो उस गुस्साई भीड़ ने क्या किया था, 22 पुलिस कर्मियों को पुलिस थाने में ही आग लगाकर जला दिया था। तो गांधी जी इस घटना से काफी दुखी हुए थे। क्या हुआ? इस घटना से काफी दुखी हुए थे। तो गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया था इस घटना को देखते हुए? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला है स्वराज पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के विचारों से कौन सहमत नहीं रहा करता था? 2 नेता थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, तो उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया था। क्या किया था? नई पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया था। तो इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। तो इसमें मुख्य लोग कौन थे? एक तो मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे। ठीक है, यानी चित्तरंजन दास, और तीसरे थे अजमल खान। ठीक है, तो ये 3 लोग थे जो कि पार्टी के मुख्य नेता थे। अगला है कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में बेलगांव में किया गया। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो 40वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसका उद्देश्य 8 नवंबर 1927 के भारतीय संविधान को सुधारने के लिए किया गया था। तो जो भारत में संविधान चल रहा था, तो उसको सुधारने के लिए 8 नवंबर जो 3 फरवरी को ये संविधान में क्या था, साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की जांच के लिए था। तो इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण यह विफल हो गया था। ठीक है, ये कमीशन तो आया, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण यह विरोध क्या हुआ था, ये विफल हो गया था। तो इसके विरोध काफी उच्च स्तर पर हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसके लिए एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। क्या दिया गया था? साइमन गो बैक। इसके लिए एक नारा दिया गया था। तो इसका विरोध किस में किया गया था? काले झंडे के रूप में इसका विरोध किया गया था। तो इस आंदोलन में ही साइमन कमीशन 1928 को वापस लौटना पड़ा था। ठीक है, क्या हुआ था? वापस लौटना पड़ा था। तो लाहौर अधिवेशन के बारे में बात करते हैं अगला। तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस अधिवेशन में अंग्रेजों से क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की इसकी मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके बाद था डांडी मार्च। तो डांडी मार्च कब हुई थी? 1930 में हुई थी। तो यह डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह डांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर डांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगी ने भाग लिया था, और इसकी दूरी कितनी थी? 241 मील थी। तो याद रखिएगा, जब दांडी मार्च शुरू हुआ था, तब इसमें कुल 78 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसमें लाखों की संख्या में लोग
शामिल हो गए थे। तो ठीक है, तो दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगला था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 सितंबर 1932 को। तो इनमें एक कॉमन चीज है, वह नोट करने की है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों सम्मेलनों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो इसमें एक और पॉइंट और है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस द्वारा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, किसने भाग लिया था? कांग्रेस द्वारा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 से 1932 के बीच तक। अगला है पूना समझौता। तो पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचित मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 ने पूना के यरवदा, जो पूना में यरवदा जेल में आम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था गांधी जी ने? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सी गोपालाचारी के प्रयासों ने पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक है, क्या था? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कर दिया था कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचित मंडल की मांग कर दी गई थी। ठीक है, तो उसमें दलितों के लिए अलग से जगह का मांग किया था। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी। लेकिन गांधी जी क्या थे? वह दलितों के लिए क्या नहीं कर किया था उन्होंने, और कांग्रेस ने क्या नहीं किया था कि दलितों के बारे में नहीं सोचा था। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? तो इसी के मांग उठाई थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसी पर बहस हुई थी और कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। तो इससे गांधी जी काफी नाराज हुए थे। तो समझौते के अनुसार दलित के लिए पृथक निर्वाचित मंडल समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें क्या कर दी गई थी? 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। इस समझौते पर गांधी जी एक डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। यानी जो पहले दलितों की सीटें कितनी हुआ करती थी? 71, वह बढ़कर कितनी हो गई थी? 147 कर दी गई थी। सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो गई थी? 147 हो गई थी। तो इस समझौते पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। तो ये था पूना समझौता। तो कहाँ हुआ था? पूना के यरवदा जेल में हुआ था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां को और गांधी जी को कहाँ पैलेस में कैद कर दिया गया था। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा था। ठीक है, तो जो गांधी जी के साथ और भी कई नेताओं थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन को जारी रखा था। तो इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग दिया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। क्योंकि इसमें क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत से अंग्रेजों को निकालना था। तो इसमें आम जनता भी शामिल हो गई थी। तो काफी उच्च स्तर पर इस आंदोलन को किया जा रहा था। तो ये इस कारण स्वतंत्रता संग्राम का काफी बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसके बाद हुआ था शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। ठीक है, यह वेवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। जो भी वेवल यानी
जो उस समय वायसराय था लॉर्ड वेवल, उसने जो योजनाएं करी थी उस पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को किया गया था। तो सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। तो शिमला सम्मेलन विफल हुआ था, इसका कोई भी परिणाम या निर्णय सही नहीं निकला था, तो ये क्या था, विफल हो गया था। अगला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो भारत के लिए एक संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता पहुंचा। ठीक है, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना था। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि भारत में संविधान निर्माण करना और संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन होना। तो प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। तो कैबिनेट मिशन का क्या मतलब था कि भारत में संविधान का निर्माण करना और संविधान निर्माण के लिए एक सभा का गठन करना। अगला है माउंटबेटन योजना। तो ये था आखिरी योजना या आखिरी घटना, ठीक है, जो कि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। कौन? अंतिम गवर्नर जनरल कहाँ आया? भारत आया। कौन आया? माउंटबेटन। ठीक है, लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। ठीक है, तो वह भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ वह कहाँ पहुंचा? भारत के विभाजन पर पहुंचा। तो उसने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया था। यानी भारत को कितने हिस्सों में अलग कर दिया? 2 हिस्सों में अलग कर दिया, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भी 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो ठीक है, ये थे हमारी कुछ भारतीय आंदोलन और कुछ घटनाएं। तो आपको समझ आया होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को।